Good morning everyone. Welcome back to my channel. इस वीडियो से मैं आपके साथ एक नई सीरीज शुरू कर रही हूँ जिसमें मैं हर बार अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 क्वेश्चंस जो हैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगी एंड दीज आर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर योर नीट एग्जामिनेशन पेपर. So in each video I will share only 15 to 20 questions and we will discuss them in all the details ताकि जो भी आपके पास questions है हम उनके डीपली डिस्कस करके हम देखें कि वहाँ पे और किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं बन सकते हैं. So starting with the series, today I am here with the 15 questions. So starting with the very first question. Presence of which of the following conditions in urine are indicative of diabetes mellitus? And your options are on the screen, right? सो यहाँ पे अब पहले हम डायरेक्टली आंसर बताने से पहले हम वर्ड्स का एनालिसिस करेंगे. देखो वर्ड क्या है, आपके पास डायबिटीज मेलाइटस वर्ड दिया गया है. सो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि जो डायबिटीज है, दिस डायबिटीज इज ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, डायबिटीज दो तरह की होती है जो आप पढ़ते हो. वन इज द डायबिटीज मेलाइटस जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, यही है एक. और दूसरी डायबिटीज होती है डायबिटीज इंसिपिडस. दिस इज डायबिटीज इंसिपिडस, राइट. जो आपका डायबिटीज मेलाइटस है इसका मेन रीजन क्या है? इन दिस द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस द इनफ अमाउंट ऑफ इंसुलिन. हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है, लीफ लाइक ऑर्गन, दैट इज द पैनक्रियास. it will not produce enough amount of insulin. ठीक है, और the body cells they not respond properly to the insulin, so there is not enough amount of insulin, right? तो इसकी वजह से क्या होगा, in the body there will be high level of the sugars. In body there will be the high level of sugar, राइट. और ये जो हाई लेवल ऑफ शुगर है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द हाइपरग्लाइसीमिया. दिस इज कॉल्ड एज द हाइपरग्लाइसीमिया. ठीक है, तो यही पहले तो आपका मेन क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि डायबिटीज कितने टाइप की होती है, मेलाइटस एंड इंसिपिडस. आपकी कौन सी तरह की डायबिटीज जो है वो हार्मोनल होती है, हार्मोन की डेफिशिएंसी से होती है, दैट इज द secreted from the pancreas, so this is the insulin. Then next question, hyperglycemia condition is linked with which hormone? So again the answer will be the insulin, in which there will be the high level of sugar. अब हाई लेवल ऑफ शुगर्स की बात की है तो हमें पता होना चाहिए व्हाट आर द नॉर्मल रेंजेस ऑफ द शुगर इन द बॉडी. तो अगर हम किसी फास्टिंग पर्सन की बात करें एंड इन द सेम पर्सन वी see the level of sugar after the meal, तो ये दोनों लेवल हम याद रखेंगे, राइट. तो फास्टिंग जो शुगर लेवल होता है दैट इज बिटवीन 70 to 100 normal, right? That is in milligram deciliter. So I am writing here the units also, milligram deciliter. ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में भी कोई पेशेंट है डायबिटीज का तो उनको शुगर टेस्ट करवाई जाती है तो उनकी रेंज, फास्टिंग मतलब बिना खाने के, ठीक है, तो उसकी रेंज अगर 70 से 100 के बीच में आएगी इन मिलीग्राम डेसीलीटर देन इट विल बी द नॉर्मल. और अगर इससे ज़्यादा आती है तो ऑब्वियसली वो पर्सन डायबिटिक है एंड ही और शी शुड गो फॉर अ डॉक्टर्स कंसर्न. ठीक, देन आफ्टर मील की बात करें, आफ्टर मील अगर हम चेक कर रहे हैं तो इट शुड नॉट बी मोर देन 120. ठीक है, 120 से ज़्यादा ये नहीं आनी चाहिए. अगर इससे ज़्यादा आती है तो अगेन द पर्सन विल बी diabetic or in the danger of the diabetes, right? Then ये आपने यहाँ पे हमने बात कर ली सारा फास्टिंग आफ्टर मील के बारे में. देन ये जब आपका शुगर का लेवल इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन हो जाती है, देन ड्यू टू दिस वी गेट द वन मोर कंडीशन दैट इज ग्लाइकोज्यूरिया. ठीक है, इसकी वजह से एक और कंडीशन बन जाती है दैट इज द ग्लाइकोज्यूरिया. ग्लाइकोज्यूरिया का मतलब होता है loss of glucose in urine. This means loss of glucose
in urine, ठीक है। अब बॉडी में इतने ज़्यादा ग्लूकोज इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा, जो हमारा यूरिन है उसके थ्रू भी जो है ग्लूकोज एक्सक्रीट होने शुरू हो जाता है। तो यूजुअली जब भी आपने, अगर आप अवेयर हो डायबिटीज़ का टेस्ट आपकी फैमिली में किसी का हुआ हो, तो यूरिन सैंपल लिया जाता है जस्ट टू कंफर्म दैट द पर्सन इज डायबिटिक और नॉट। सो फॉर दैट यूरिन सैंपल जो है वो लिया जाता है टेस्ट के लिए लैब में, और उस यूरिन सैंपल में अगर इस ग्लूकोज का मटेरियल मिलता है देन हम कंक्लूड करते हैं कि वो पर्सन डायबिटिक है या नहीं, राइट। देन इसके अलावा समटाइम्स कीटोन बॉडीज आर आल्सो प्रेजेंट इन द यूरिन एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द कीटोन्यूरिया, ठीक है। यही कंडीशन होती है कीटोन्यूरिया वेयर द कीटोन बॉडीज आर आल्सो प्रेजेंट। देन दिस इज ऑल अबाउट द डायबिटीज मेलाइटस, जो आपका पैनक्रियाज में इंसुलिन हार्मोन की प्रॉपर अमाउंट जो है वहां पे सप्लाई नहीं हो रहा है और द सेल्स फेल टू रिस्पॉन्ड प्रॉपरली टू द इंसुलिन। दूसरी तरफ अब आपका है डायबिटीज इंसिपिडस। दिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ ए hormone called as the ADH hormone. Now, what is this ADH hormone? This is the anti-diuretic hormone. ठीक है, इसे हम बोलते हैं anti-diuretic hormone. And the another name for this hormone is vasopressin. This is called as the vasopressin hormone, and this hormone is secreted from the pituitary gland, ठीक है। जो हमारा एक एंडोक्राइन ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसकी पोस्टीरियर लोब से, इस ग्लैंड के टोटल 3 लोब्स होते हैं। एंटीरियर लोब विच विल secrete 6 hormones, then intermediary that will secrete 1 hormone, and the posterior जो आपके 2 hormone release करता है। One is the oxytocin which is a birth hormone, और second आपका ये ADH आता है। So this ADH is secreted from the posterior lobe of the pituitary gland, and this is also called as the vasopressin. And the main function of this hormone is it enables to retain the water in kidney, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन, लास्ट जब आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है और लास्ट में जब यूरिन कंसंट्रेशन के बारे में हम बात करते हैं, वेयर वी सी दैट दिस रोल ऑफ द ADH, इट हेल्प्स टू रिटेन द वाटर इन द किडनी। सो नाउ बैक टू द क्वेश्चन, हमने ये डायबिटीज वर्ड से लेके पहले डायबिटीज के बारे में सारा जो भी डाटा है वो इकट्ठा कर लिया। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन that the presence of which of following conditions in urine are indicative of diabetes mellitus, right? So first है ketonuria. Ketonuria is the symptom or the indicative of the diabetes mellitus, right? True, अभी मैंने आपको रिलेट करके बता दिया। सेकेंड इज द ग्लाइकोज्यूरिया, एब्सोल्युटली राइट, अभी हमने डिस्कस की, दैट इज द लॉस ऑफ द ग्लूकोज इन यूरिन। सो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हम बाकी के ऑप्शंस ना देखें तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। बट वी विल सी द अदर ऑप्शंस आल्सो। दिस इज द रीनल कैल्कुलाई। तो रीनल कैल्कुलाई यहाँ पे नया वर्ड है जो अभी मैंने आपको नहीं बताया था, बिकॉज रीनल कैल्कुलाई का मतलब होता है दीज आर द किडनी स्टोन्स, ठीक है। किडनी स्टोन्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं रीनल कैल्कुलाई। अब ये आपने याद रखना है, ऐसा नहीं करना कि इस क्वेश्चन में नहीं है तो जस्ट स्किप इट, नो। आप यहाँ पे याद रखोगे, हो सकता है ये क्वेश्चन किसी और तरीके से प्लॉट हो जाए और वहाँ पे आपको इस वर्ड से हेल्प हो जाए, ठीक है। तो जो भी रिलेटिव टर्म होती हैं, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करते हो तो वहाँ पे यही चीज़ मेन ध्यान में रखनी होती है। ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्टली वही क्वेश्चन जो है आपको बताया वही आ जाएगा, ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं। बट वही क्वेश्चन जो है एक रीमोडिफाइड फॉर्म में आपके सामने आते हैं। So here the word renal calculi means the kidney stones, and these are the calcium oxalate stones, ठीक है। ये टर्म भी आपने याद रखनी है, किसके स्टोन्स होते हैं, ये कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स है ये, राइट। देन नेक्स्ट
इज द हाइपरग्लाइसीमिया, तो ये अभी मैंने आपको बता दिया, हाई लेवल ऑफ शुगर। इट मीन्स इसमें ये तो डायबिटीज से रिलेटेड है, बट दिस रीनल कैलकुलाई दिस इज रिलेटेड विद द स्टोन्स, राइट। तो ये ऑप्शन आपका नहीं बनता आंसर। Then next is the uremia. So uremia again we have this new term. Uremia का मतलब होता है high levels of waste produced in the blood. ठीक है, waste in the blood. It means that when the kidney fails to filter out the blood properly, so in that case means you can say that in the scenario of the kidney failure, what will happen? The waste start accumulating in the blood, and that condition is called as the uremia. So again, there is no link with the diabetes. So this term is also not applicable here. Next is ketonuria again, but एक आप option में नहीं है, so here this will be not the correct. Then uremia and renal calculi. So again, this renal calculi, this will be not a part of this diabetes mellitus. So आपका correct answer क्या बना? Ketonuria and the glycosuria. बट इससे आप पूरा अगर ये देखो, पूरा जो हमारे पास चार्ट सा बन गया है, यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट बनते हैं। आप जैसे पहला तो यही है कि मेलाइटस वाली डायबिटीज़ जो है वो कौन से हार्मोन की वजह से होती है, और इंसिपिडस किसकी वजह से होती है। देन द ऑल्टरनेट नेम फॉर द इंसिपिडस, रोल ऑफ द इंसिपिडस। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से आए भी हैं और दोबारा प्लॉट भी हो सकते हैं। देन मैच द कॉलम में ये बन सकता है आपका कि एडीएच जो है कौन से ग्लैंड से सिक्रेट होता है। देन व्हाट इज हाइपरग्लाइसीमिया एंड टू विच हार्मोन दिस इज रिलेटेड, द टर्म ग्लाइकोज्यूरिया, कीटोन्यूरिया, स्टोन्स, यूरेमिया, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। Now we will move towards the next question. So the next question is question number 2. Which of the following statement is not correct? ठीक है, यहाँ पे अगेन इंसुलिन के ही कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है, इंसुलिन के फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, आपको जो रीड करनी है और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है, राइट। सो first is the functional insulin has A and B chains linked together by the hydrogen bonds. Then second option, genetically engineered insulin is produced in E. coli. Then in man, insulin is synthesized as a pro-insulin. And last है option आपका that the pro-insulin has an extra peptide called as the C-peptide, right? ये आपके सारे options हैं। अब देखो, किसी भी आंसर को कंक्लूड करने से पहले आपको देखना है आपसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट करेक्ट, मीन्स आपको क्या बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, रीड करते हैं, प्रॉपरली रीड नहीं करेंगे, जस्ट दे कम टू द कंक्लूजन और वो करेक्ट ऑप्शन को पिक कर लेते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, राइट। देन फर्स्टली यहाँ पे आप देखो स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया इंसुलिन के बारे में। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता देती हूँ कि जो आपका इंसुलिन का स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली ये पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। मींस फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यही आ गया, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ द इंसुलिन। सो इट इज प्रोटीनेशियस इन नेचर। इट मीन्स दैट this insulin is formed of the polypeptide chain. ठीक है, this is important. Now next question, यहाँ पे कितनी चेन्स है इंसुलिन में, टोटल 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का ये बना होता है। एक चेन होती है हमारी जिसको हम बोल देंगे चेन ए, और दूसरी चेन को हम बोल देंगे दैट इज द चेन बी, राइट। टोटल इस पॉलीपेप्टाइड चेन में हमारे पास, ऑब्वियसली पॉलीपेप्टाइड चेन इज कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड, राइट। सो टोटल 51 अमीनो एसिड्स हमारे पास होते हैं। आउट ऑफ दीज टोटल अमीनो एसिड 21 आर प्रेजेंट इन द चेन ए and remaining 30 these are present in the chain B.
सो अगेन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टोटल अमाइनो एसिड कितने हैं चेन ए में, चेन बी में कितने हैं. देन the most important, these chains are interlinked with each other with disulfide bonds. ठीक है, आपस में ये चेन कैसे इंटरलिंक्ड होती हैं? with the help of disulfide bonds. जैसे इस तरह से एज्यूम कर लो, ये मैंने एक चेन ले ली, चेन ए. ठीक है, दिस इज द चेन ए, एंड दूसरी मैं इसके सामने ले लेती हूँ थोड़ी सी बड़ी, जिसमें 30 अमाइनो एसिड्स रहते हैं, दैट इज द चेन बी. अब ये दो आपस में कैसे लिंक है? विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड. ठीक है, तो आपकी चेन ए के 7th पोजीशन पे, यानी कि 7th पोजीशन पे जो भी अमाइनो एसिड रहेगा, यहाँ पे 7th अमाइनो एसिड, एंड बी चेन पे भी जो 7th अमाइनो एसिड होगा, इन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड रहता है. ठीक है, फर्स्ट डाइसल्फाइड बॉन्ड आ गया बिटवीन द 7th पोजीशन ऑफ चेन ए एंड चेन बी. दूसरा होता है आपका चेन ए का 20th पोजीशन. ठीक है, यहां जैसे 20th पोजीशन का जो अमाइनो एसिड होगा, दिस विल फॉर्म अ बॉन्ड बिटवीन द 20th एंड 19th पोजीशन लाइक दिस. यहाँ पे आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया चेन ए के 20th पोजीशन अमाइनो एसिड पे और चेन बी के 19th पोजीशन अमाइनो एसिड, इन दोनों के बीच में आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया. राइट, एक और आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दैट इज ओनली इन द ए चेन. ए चेन की 6th पोजीशन वाला जो भी आपका अमाइनो एसिड होगा, इट विल फॉर्म अ बॉन्ड विद द 11th पोजीशन अमाइनो एसिड. सो ये दोनों भी आपस में इस तरह से इंटरलिंक्ड रहते हैं. सो टोटल आपके 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें से 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड है जो आपके चेन ए और चेन बी को कनेक्ट कर रहे हैं, and one is present only in the chain A between the position 6th and 11th. Right, and जब ये एक तरह से मेच्योर फॉर्म में नहीं होते हैं, दे आर जस्ट प्रेजेंट इन द इमेच्योर फॉर्म, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड चेन भी प्रेजेंट होती है इस तरह से. दिस इज द सी पेप्टाइड चेन, एक्स्ट्रा पेप्टाइड चेन कंपोज्ड ऑफ 33 अमाइनो एसिड. ठीक है, और जैसे ही इंसुलिन मैच्योर होता है, दिस सी पेप्टाइड चेन इट विल गेट रिमूव्ड एंड द इंसुलिन विल गेट इट्स नॉर्मल फॉर्म. So this is all about the structure of the insulin. राइट, सो ये सारी चीज़ें जो अभी हमने देखी, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो डिफरेंट वे से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, चाहे वो इंसुलिन की नेचर्स के बारे में हो या उसकी चेन्स के बारे में हो. राइट, तो यहाँ पे अब हम वापस क्वेश्चन देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. सो फर्स्टली वी विल रीड द फर्स्ट पॉइंट, that the functional insulin has A and B chains, right? अभी बताया. These are linked together by hydrogen bonds. No, clearly अभी हम बार बार क्या word use कर रहे हैं? Disulfide bonds. So this statement is incorrect. बाकी आपको डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होगा. ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा आंसर का. राइट, सो हियर द ऑप्शन इज द ए. बाकी ऑप्शंस भी एक बार हम देख लेते हैं. जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन ई कोलाई. राइट, जब जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन ई कोलाई बनाई गई थी, दैट इज फ्रॉम द ई कोलाई. देन इट इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो इंसुलिन. राइट, प्रो इंसुलिन का मतलब कि उसके साथ ये सी पेप्टाइड चेन अटैच थी, और जब वो कन्वर्ट हुई, ओनली देन वी कॉल इट एज द मैच्योर इंसुलिन. देन द प्रो इंसुलिन हैज एक्स्ट्रा पेप्टाइड, that is the C peptide. right, ठीक है. So this is your question, जहाँ पे correct answer आपका A रह जाएगा, that is the formation of the disulfide bonds. Now next question, question number 3, which of the following statement is correct? अब यहाँ पे आपसे correct statement पूछी है, right? And this question is from your जेनेटिक पार्ट. ठीक है, उस में आपका जो मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस है वहाँ से क्वेश्चन लिया है रिगार्डिंग योर डीएनए स्ट्रक्चर एंड द नाइट्रोजनस बेसिस. राइट, तो इसमें भी पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि नाइट्रोजनस बेसिस जो है आपकी,
these nitrogenous bases, we have two categories under them. One is the purines and one pyrimidines. ठीक है, ये दो कैटेगरीज आ जाती है आपकी, प्यूरिन एंड पिरामिडिन. प्यूरिन्स में आते हैं आपके ए एंड जी, दैट इज द एजेनिन एंड ग्वानिन. एंड पिरामिडिन के अंदर आपके आ जाएंगे साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल. राइट नाउ अकॉर्डिंग टू द बेस पेयरिंग रूल, ठीक है, एक आपका बेस पेयरिंग रूल दिया गया था. This base pairing rule is given by the Watson and Crick. एंड इसके अलावा चार्जेफ रूल में भी सेम बात बोली गई है, दैट द पेयरिंग कैसी होती है, दैट ए विल ऑलवेज पेयर विद द टी. हमेशा एडेनिन के सामने आप थाइमिन लगाते हो, ए विल ऑलवेज पेयर विद टी एंड सी विल ऑलवेज पेयर विद द जी. एंड द बॉन्ड between A and T is the 2 hydrogen bonds and between C and G we have 3 hydrogen bonds. ठीक है, ये बेस पेयर रूल है. और इसके अलावा चार्जेस रूल जो है उसमें भी ये पॉइंट दिया गया है दैट A and T always pair with the 2 hydrogen bonds and C and G will pair with the 3 hydrogen bonds. So now we will see the options. Adenine pair with thymine through 3 hydrogen bond? No, this will be the incorrect. Adenine does not pair with the thymine? No. Adenine pairs with thymine with 2 hydrogen bonds. Right. ठीक है, और पूछा भी आपसे क्या है, करेक्ट ऑप्शंस पूछी है. सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी द सी. ठीक है, तो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 3. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम का क्वेश्चन है ये. लास्ट टाइम के पेपर में देखा गया था कि आपके काफ़ी क्वेश्चंस जो है इस तरह से प्लॉट हुए थे. ठीक है, ऑलमोस्ट 15 to 20 मैं अप्रोक्सीमेटली बोल सकती हूँ क्लियरली कि इसी तरह के क्वेश्चन थे. और इस तरह के क्वेश्चंस आपको थोड़ा इजी हो जाते हैं. रीज़न क्या है, अगर आपको एक चीज़ का, अगर मान लो कोई एक पॉइंट का आइडिया नहीं भी है, अगर आपको बाकी के बारे में आइडिया है तो आप क्लियरली उसको मैच कर सकते हो. राइट, सो हियर द कॉलम 1 की तरफ आपको प्लासेंटा दे रखा है. ठीक है, सो प्लासेंटा के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए. दिस इज अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, ये आपका क्या है, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है. एंड व्हाई दिस इज द एंडोक्राइन ग्लैंड, बिकॉज इट विल रिलीज द हॉर्मोन्स which favors the pregnancy. And why this is the temporary, because it is present only during the प्रेगनेंसी पीरियड. ठीक है, ऐसा नहीं है प्लासेंटा थ्रू आउट प्रेजेंट होगा मदर में. नो, इट इज प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग द gestation period, pregnancy period. So this is the temporary endocrine gland. So आप यहाँ पे देख सकते हो क्या मैच हो रहा है, that is the HCG, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, इसके साथ मैच कर रहा है. that is the A के साथ second option. right, this hormone helps to maintain the pregnancy in female. नेक्स्ट आपका आ गया जोना पैल्यूसिडा. सो जोना पैल्यूसिडा क्या होती है, दिस इज द लेयर ऑफ द ओवम, एग की एक लेयर है. सो बी के साथ आपका आ गया थर्ड ऑप्शन. राइट, देन सी इज द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एक एसेसरी ग्लैंड होता है. मेल और फीमेल में हमने एसेसरी ग्लैंड्स देखे थे. ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, bulbourethral, seminal vesicle है. So these are the accessory glands, and with these accessory gland there will be the release of the semen. ठीक है, ये तीनों glands मिलके क्या बनाते हैं, semen बनाते हैं. So this helps in their secretions, they help in the lubrication of the penis. So C का option आपका आ गया, that is the fourth. Then next is the D. So D के साथ आपका क्या है, Leydig cells which are also called as the interstitial cells, and there is the male sex hormone, that is the androgen or testosterone. Right, तो D का first. So this is the right answer for you. Next question, question number 5. The infectious stage of Plasmodium that enters the human body is.
ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में पता होना चाहिए. So plasmodium is basically your the malarial parasite. ठीक है, इससे क्या डिजीज होती है? That is the malaria. So this is the malarial parasite, right? और कैसे ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, आपको जनरल आइडियाज का होना चाहिए. 3 मेन स्टेप्स होते हैं. पहला मेन स्टेप होगा एंट्री ऑफ द पैरासाइट इनटू होस्ट, एंट्री ऑफ दिस पैरासाइट इनटू होस्ट. ठीक है, सेकेंड मेन स्टेप क्या होगा? जैसे ही एंट्री करेगी, दैट विल अंडरगो द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट विल अंडरगो द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देन third step, it will undergo the sexual reproduction, right? So these three are the main steps जिसके आप डिटेल्स फर्दर हम नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्टली एंट्री ऑफ द पैरासाइट. एंट्री ऑफ द पैरासाइट कैसे होती है? जो प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइड स्टेज है, दिस विल कॉल्ड एज द इन्फेक्शियस स्टेज. इससे जो है वो एंटर करता है. ये जो स्पोरोजोइड स्टेज होती है, सिकल शेप्ड स्टेज होती है. इस तरह से कुछ रहता है इसका शेप, बीच में इस तरह से न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो इस स्टेज में ये एंटर करता है. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज द इन्फेक्शियस स्टेज. Then it will enter into the liver cells, right? पहले ब्लड में थोड़ा टाइम ये मूव करेगा, then finally reaches to the liver cells and here it undergoes the process of asexual reproduction. ठीक है, तो इसमें फिशन होगी. पहले तो ये क्या करेगा, अपनी शेप चेंज करता है. फ्रॉम दिस सिकल शेप it get converted into the spherical form. Then its nuclei start dividing and form the numerous nuclei. Then the cytoplasm get accumulated around each nuclei and they form further tiny worm like stage और the sickle shape, जिसको हम further अलग अलग नाम देंगे, जैसे मीरोजोइड्स हम बोल देते हैं, ट्रोफोजोइड्स इस तरह से बनते हैं. ठीक है, so they are the formed in the asexual reproduction. Then the sexual reproduction will occur. So here the correct answer will be the sporozoid. Next question, question number 6. Again from the reproduction chapter, that the meiotic division of the secondary oocyte is completed in, and the options are also given here. So firstly यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो मियोटिक डिवीजन के बारे में बोला है, ये कब कंप्लीट होती है. क्वेश्चन यही है आपको. तो फर्स्टली यू शुड नो दैट ये जो सेकेंडरी oocyte होता है, इसकी 2 रेस्टिंग स्टेजेस होती हैं. ये चीज याद रखनी है, दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, 2 रेस्टिंग स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट रेस्टिंग स्टेज तो आपकी आ जाती है इन द प्रोफेस and the second resting stage in the metaphase of secondary meiotic division. ठीक है, अब इस मेटाफेज को कब ये कंप्लीट होता है? ठीक है, दिस इज द अरेस्टिंग पीरियड. नाउ हाउ विल दिस अरेस्टिंग पीरियड गेट ओवरकम एंड द oocyte will complete its cell cycle? So this get completed at the टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम. ठीक है, जैसे ही ये सेकेंडरी oocyte है, इट इज सीज्ड इन दिस मेटाफेज फॉर्म. जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा, इट विल फ्यूज विद द सेकेंडरी oocyte. It will triggers the ANF, that is the basically the anaphase promoting factor APF को ये promote करेगा and it will help to complete its metaphase, right? और metaphase को complete करके वो अपनी cell cycle complete करते हुए anaphase में enter कर जाएगा. So this meiotic division will get completed only at the time of fusion of sperm with an ovum. ठीक है, zygote formation में नहीं होता ये process, पहले हो चुका होता है. Prior to the ovulation, no, that is too early. And at the time of copulation, no. This is at the time of the fusion of sperm with an ovum. At that time, we can overcome with this second resting period. Now, question number 7. Pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen having a temperature of. ये जो स्टेटमेंट दे रखी है, ये डायरेक्ट क्या स्टेटमेंट है? क्रायो प्रिजर्वेशन. दिस इज कॉल्ड एज द क्रायो
preservation. ठीक है, this cryopreservation means we can store the pollen grains, we can store the sperms or the seeds also for several years in the liquid nitrogen. ठीक है, और टेम्परेचर कितना होगा? करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज -196 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो ये तीन चीजें आपने यहाँ पे याद रखनी है कि क्रायो प्रिजर्वेशन डेफिनेशन क्या है इसकी. हो सकता है यहाँ पे टेम्परेचर हो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिक्विड नाइट्रोजन ऑप्शंस में दे रखा हो, यू हैव टू पिक दैट. ठीक है, और क्यों यूज किया जाता है? फॉर द स्टोरिंग पर्पसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. इन केस ऑफ पोरिफेरेंस, पोरिफेरेंस का मतलब हम फर्स्ट फाइलम की बात कर रहे हैं अंडर द एनिमल किंगडम, दैट इज द पोरिफेरा. द स्पोंजोसील इज लाइन्ड विद द फ्लैजिलेटेड सेल. ठीक है, इनमें क्या होता है? स्पोंजोसील जो है इनका लाइन रहता है, स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं, एंड दीज सेल्स ऑल्सो बियर द फ्लैजिला. उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? So this is the very direct and easy question, just I am giving you the idea of this also. ठीक है, इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है फॉर द स्पॉन्जेस. मान लो यहाँ पे मैं साइकन की बात ही कर लेती हूँ. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर आई एम ड्रॉइंग हियर. ठीक है, इस तरह से आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, राइट. और इस तरह से सेल्स को मैं पहले बना लेती हूँ, इसकी आउटर कवरिंग को. ठीक है, साइकन प्रेजेंट है, राइट. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ साइकन. अब क्या होता है, यहाँ पे एक दो तरह के मेन कैनाल सिस्टम होते हैं इस साइकन में. आपको जो देखने को मिलेगा दैट इज द सिंपलेस्ट वन, दैट इज द एस्कोनोइड कैनाल सिस्टम. ठीक है, एस्कोनोइड कैनाल सिस्टम देखने को मिलेगा. एस्कोनोइड कैनाल सिस्टम इज द सिंपलेस्ट वन, जहाँ पे क्या है, ये आपको ओपनिंग्स दिखाई दे रही हैं. ठीक है, दीज ओपनिंग्स दे आर कॉल्ड एज द डर्मल ओस्टिया. ठीक है, इनको हम बोलते हैं डर्मल ओस्टिया, फ्रॉम वेयर द वाटर विल एंटर, राइट. और ये सारा जो अंदर वाला पार्ट है, दिस वन, दिस एंटायर पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज द स्पॉन्जोसील, where the all water will flush in, carrying the all nutrient material also inside this. Then this opening is called as the osculum, from where the remaining water will leave out, right. तो ये osculum है. तो आपका जो सिंपलेस्ट केनाल सिस्टम होता है उसमें पार्ट्स होते हैं. वन इज द डर्मल ओस्टिया, लीड्स टू स्पॉन्जोसील, देन इट लीड्स टू द ओस्culum, राइट. अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको इस तरह से ना पूछ के डायरेक्ट पूछा गया हो दैट कैनाल सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फाइलम. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है. एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी होता है, दैट इज द डिफरेंट थिंग. यहाँ पे कैनाल सिस्टम सिर्फ आपका पोरिफेरम में प्रेजेंट है. अब ये जो अंदर स्पॉन्जोसील है, ठीक है, इसके बाहर वाली ये जो लाइनिंग आ रही है बॉडी कैविटी की, ये जो लाइनिंग आ रही है, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कि कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. In this lining, we have specialized cells and they are flagellated cells and we call them as the quanocyte cells. ठीक है, या फिर हम इनको कोलर सेल्स भी बोल देते हैं. ठीक है, quanocyte cells. Next question number 9. Which of the following feature is not present in the phylum Arthropoda? ठीक है, मेन चीज ये है, आपने यहाँ पे अच्छे से रीड करना है क्वेश्चन पेपर में कि नोट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट. सो ऑब्वियसली फर्स्ट इज द काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, नो दिस विल बी प्रेजेंट. ठीक है, ये तो प्रेजेंट होता है. देन मेटामेरिक सेगमेंटेशन, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट, राइट. जॉइंटेड अपेंडेजेस, ये तो मेन ही फीचर होता है इनका, ये भी प्रेजेंट है. बट द पैरापोडिया, ठीक है, दे आर नॉट प्रेजेंट. ठीक है, पैरापोडिया इज द मेन फीचर फॉर योर फाइलम एनालिड्स. ठीक है, एनालिडा में ये पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं फॉर द लोकोमोशन पर्पस. नाउ क्वेश्चन नंबर 10th. ओके, दिस इज फ्रॉम द जेनेटिक्स. तो जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट दे के रखी है हम अच्छे से रीड करते जाएंगे एंड वी विल मेक द क्रॉस, सो वी कैन कंक्लूड दीज ऑप्शंस कि कौन सा हमारा करेक्ट है. और टोल, पहला तो क्या दे रखा है आपको फिनोटाइप में,
टॉल दे रखा है, ठीक है, फिनोटाइप में दे रखा है आपका टॉल। ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट इज क्रॉस विद द डॉर्फ पी प्लांट के साथ इसको उन्होंने क्रॉस कर दिया। दिस इज द फिनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या होगा, देखो टॉल है मींस कैपिटल टी कैपिटल टी। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, टॉल लिखा है तो वो हेटेरोजाइगस कंडीशन भी तो ले सकते थे, ये भी उनके दिमाग में आ सकता है। नो, यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी, ठीक है, और डॉफ में भी ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी लिखा है। इसका मतलब है कि वहां पे हाइब्रिड फॉर्मेशन नहीं हुई है, वहां पे कोई हेटेरोजाइगस कंडीशन नहीं है, वहां पे क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है। So that's why directly we used to write here only the capital T and capital T. So the dwarf के लिए हम लिख लेंगे यहाँ पे that is small t and small t, right? अब इनका क्रॉस किया, गैमीट्स बन गए, यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से आपका स्मॉल टी, देन वी गेट द F1 जनरेशन दिस। अब आगे देख लेते हैं क्या पूछा है, व्हेन द F1 प्लांट्स वर सेल्फ्ड, यानी कि जो रिजल्ट आया इसकी हमने सेल्फिंग भी करनी है, ठीक है, सो सेल्फिंग कर दी। डायरेक्ट प्यूनेट स्क्वायर आप बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आई एम राइटिंग हियर द गैमीट्स, ठीक है, इस तरह से हमने प्यूनेट स्क्वायर बना दिया। सो ये हमारे पास पॉसिबल जीनोटाइप्स आ गए, मैच द रेशियोज, ठीक है। तो क्या आया है आपके पास, कैपिटल टी आपके पास है 1, कैपिटल टी स्मॉल टी है आपके पास 2 एंड स्मॉल टी है आपके पास 1, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन पहले देखो 3:1 तो हमारे पास कहीं नहीं आया, सो दिस विल बी द इनकरेक्ट। अगेन 3:1 कहीं नहीं आया, देन 1 is tall, yes 1 is the tall and the homozygous also, right, ये tall भी है homozygous भी है। Then 2 is tall and heterozygous, 2 is tall and it is also heterozygous 2 and 1 is dwarf, right, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सेकंड में आपको देख लो कि टॉल हेटेरोजाइगस 1 दे रखा था, नो, टॉल हेटेरोजाइगस आपके पास 2 है। So according to the option, the correct one will be the option number 1. Now the next question, question number 11. Which one of the following is the start codon? ठीक है, तो पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए that what are the codons, ठीक है, codons क्या होते हैं। So these codons, they are the triplet of, these are the ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है, जो भी हमारे नाइट्रोजन बेसिस होते हैं व्हेन दे आर प्लेस्ड इन द ट्रिपलेट फॉर्म दे फॉर्म द कोडोन्स, राइट, जैसे मान लो CUG, GUC, ठीक है, UCG, टोटल हमारे पास जो हैं 64, ठीक है, जब हम फर्दर डिटेल्स देखते हैं तो 64 कोडोन्स हमारे पास पॉसिबल होते हैं, ठीक है। And out of these 64 codon, we have 1 start codon and 3 are the stop codons, ठीक है। Start codon means they have to initiate the process of the translation and stop codon means they have to stop the process. So here this AUG codon is the start codon. और एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, जो भी आपके 64 कोडोन्स हैं उनमें से स्टॉप कोडोन को छोड़ के जितने भी कोडोन है दे कोड्स फॉर अ पार्टिकुलर अमाइनो एसिड, ठीक है, किसी न किसी अमाइनो एसिड के लिए वो कोड करते हैं। सो हियर AUG कोड्स फॉर द मेथियोनिन एंड दिस AUG इज योर स्टार्ट कोडोन। Then UAA, UAG and UAG, these are your stop codon, ठीक है। तो ये आपके stop codon आ गए। Start codon is the methionine, that is the AUG, जो अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है, ठीक है। So this is about your question number 11. Then we have question number 12, that is the capacitation. So where this process of capacitation occurs, तो पहले कैपेसिटेशन होता क्या है,
ठीक है, कैपेसिटेशन का मतलब क्या होता है, दैट इज द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द स्पर्म। ठीक है, फिजियोलॉजिकली स्पर्म यहाँ पे एक्टिव होता है। सो दिस प्रोसेस अकर्स इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। एज वी नो दैट इन वन इजेक्यूलेशन, ठीक है, इन वन इजेक्यूलेशन we have almost millions of sperms, right? और ये सारे sperms कहाँ पे present हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट हैं। बट अल्टीमेटली क्या होता है, ओनली वन स्पर्म फ्यूजेज विद वन एग। ठीक है, अल्टीमेटली तो यही होता है। सो ये जो मिलियन ऑफ स्पर्म्स हैं, ये जो है ये आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की जो मेन जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है वहाँ पे ये नहीं पहुँच पाते हैं, काफ़ी रीजंस रहते हैं इसके, एंड द कैपेसिटेशन इज वन ऑफ देम। कुछ स्पर्म्स जो होते हैं दे फेल्स टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ द कैपेसिटेशन। ठीक है, यानी कि वो खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे टू फ्यूज विद द एग। So due to that, they will not get ultimately fused with the egg. So capacitation is the process in which the sperm prepare itself to get fused with the egg. और इसमें क्या होता है, क्या मेन चेंजेस आते हैं। पहला मेन चेंज तो यही होता है कि स्पर्म की कवरिंग के ऊपर जो भी हेड और एक्रोसोम के ऊपर जो भी ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, these glycoproteins and sterols removed, ठीक है, ये सारे रिमूव हो जाते हैं, so that the acrosomal material, acrosomal enzymes, they will get liberated out to digest the membranes of the egg. एंड इसके अलावा जितने भी इनहिबिटरी फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनहिबिटरी फैक्टर्स जो भी प्रेजेंट होते हैं इसके टिप के ऊपर, ये सारे आपके डाइल्यूट हो जाते हैं। Then it also increases the permeability of the acrosome covering for the calcium ions. So these are the changes which occurs during the process of the capacitation, and finally the sperm, it get prepared for the fusion purposes. Now question number 13, डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय। देखो ये क्वेश्चन देखा कि यहाँ पे सिंपली इस तरह से पूछा गया है, कुछ जगह पे इसकी डेफिनेशन को पूछा गया है, और सम प्लेसेस दिस प्रोसेस इज गिवन बाय होम, ये चीज़ भी पूछी गई है। तो हम सारी डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये दी किसने थी, इट वॉज गिवन बाय नवाश्चिन, राइट। और डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इस तरह से आपके पास ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरह से ओव्यूल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना रही हूँ। सिर्फ सेंटर वाले पोर्शन को मैं एक कट करके इन लार्ज वे में यहाँ पे बना रही हूँ, इस तरह से आपके पास होता है। ठीक है, सेंटर में आपके पास 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, देन यू हैव 3 antipodal cells on one side, in this side you have 2 synergid cells and 1 egg apparatus, इसके साथ कुछ filiform apparatus present होता है यहाँ पे finger like projection. So from this side filiform apparatus वाली साइड से pollen tube enter करेगी, ठीक है, यहाँ से ये enter करेगी carrying 2 male gametes, right, they will enter here, दोनों मेल गैमेट एंटर करके 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद दिस एग सेल and it will form the 2n, that is the zygote, यहाँ से बन जाएगा नॉर्मल जैसे फर्टिलाइजेशन होती है, and the remaining male gamete fuses with these 2 nuclei. तो यहाँ पे जो बनता है that is the endosperm, ठीक है, and here the fusion of the 3 nuclei, so here the ploidy will be the 3n. So here you can see that the 2 fertilizations occur. One is this simple syngamy, simple fusion, and in one यहाँ पे आपका triple fusion हो रहा है. So this is the double fertilization given by the Navaschin. राइट, सो ये मेन फीचर होता है आपके एंजियोस्पर्म्स का। तो हो सकता है ये जो अभी मैंने आपको बताया कि एक गैमीट किसके साथ फ्यूज करता है, दूसरा कहाँ फ्यूज करता है, इस तरह से इसकी डेफिनेशन पे अलग वे में क्वेश्चंस जो हैं वो प्लॉट होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14th। अगेन वी आर हैविंग अ क्रॉस,
So the situation is the genotype of a husband and wife are IA and IB. ओके, तो पहले हम जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, आप क्या करोगे, उसको पहले अच्छे से रीड करोगे और साइड में उसका क्रॉस बना लोगे। तो हम भी वही चीज करेंगे। हस्बैंड का जो जीनोटाइप दे रखा है, यानी कि जो मेल का जीनोटाइप दे रखा है, वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दैट इज IA एंड IB, राइट। एंड वाइफ यानी फीमेल का जो दे रखा है, दैट इज दिस वन, IA एंड स्मॉल I, राइट। अमंग द ब्लड टाइप्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, यानी कि अभी हम उनका क्रॉस करके देखेंगे और जो भी उनके बेबीज की पॉसिबल ब्लड टाइप थी उसको एनालाइज करेंगे, and we have to figure out that how many different genotype and phenotypes are possible. Simply हमें बताना है कि इस क्रॉस से हमें जीनोटाइप कितने मिलेंगे और फिनोटाइप कितने मिलेंगे। सो दिस इज द इजी वन। तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं क्रॉस कर रही हूँ। फर्स्टली आई एम मेकिंग द क्रॉस विद दिस, दैट इज IA एंड IA कंडीशन आ गई। देन आई एम डूइंग दिस, ठीक है, IA I, then this one IA IB, and in last we have IB and small I। ठीक है, तो जीनोटाइप्स कितने बने आपके पास? दिस इज द फर्स्ट जीनोटाइप, सेकेंड जीनोटाइप, दिस इज थर्ड, एंड दिस वन इज द फोर्थ जीनोटाइप। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हो, ये पहले दो ऑप्शन कैंसिल हो जाती है बिकॉज यहाँ पे 3 जीनोटाइप्स लिखा है, बट वी आर गेटिंग द 4 जीनोटाइप्स। तो यानी कि ऑप्शन 3 और 4 में से कोई करेक्ट आंसर होगा। नाउ वी विल सी द फिनोटाइप। तो इसमें क्या होगा, IA में फिनोटाइप क्या आएगा, ब्लड ग्रुप A बना इसका। इस कंडीशन में भी ब्लड ग्रुप, सेकेंड वाले में भी A ब्लड ग्रुप बना। इन थर्ड द ब्लड ग्रुप विल बी AB, और फोर्थ में ब्लड ग्रुप बना आपका सिर्फ B। तो A और A यहाँ पे सेम है, वी कैन कंसीडर इट ओनली वन, ठीक है, कि A ब्लड ग्रुप बन रहा है। सो इन टोटल वी आर हैविंग द 3 फिनोटाइप्स। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, दैट इज द थर्ड ऑप्शन, वेयर वी हैव द 4 जीनोटाइप्स एंड द 3 phenotypes. This is the correct option, right? Now next question, question number 15, last question of today's series. So now we will see the question 15. Okay. So this is very easy question, that among the following characters which one was not considered, again note पूछा हुआ है, ठीक है, not considered by Mendel in his experiments on the pea plant. So first is that the height character, ये तो लिया गया था, या आप, हाँ, आप क्लियरली देख सकते हो, this trichome word glandular or non glandular, this is the new one and this is not taken by the Mendel. बाकी सारे जैसे सीड, पोड, हाइट, कलर, ये जो है उन्होंने कंसिडर किए थे। सो हियर द क्वेश्चन, द राइट आंसर विल बी द सेकंड, दैट इज द ट्राइकोम्स। ठीक है, तो ये आपके 15 क्वेश्चन थे। ठीक है, ये सिर्फ ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जो पहले आए हुए हैं, ये ऐसे क्वेश्चन थे जिसको हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, एंड वी कैन फिगर आउट दैट कि डिफरेंट वे में इसको मॉडिफाई करके क्वेश्चन दोबारा प्लॉट हो सकते हैं। whenever you practice the previous year questions, और अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, मेक श्योर कि आपको जो भी ऑप्शंस दी हैं उसको भी आप एनालाइज करो, दैट विल हेल्प यू इन more questions, right? So in the next next video of this series, we will share more 15 question and we will also increase the complexity level. ठीक है, जो एक toughness level है वो भी हम side by side increase करेंगे, right? So that's all for this video. Thank you and have a nice day, and keep sharing the videos and subscribe the channel. Thank you.